नमस्कार, आप देख रहे हैं BRG न्यूज। आज हमारे साथ मौजूद है वडोदरा का गौरव, वडोदरा की निशा कुमारी, जिन्होंने महज 28 साल की उम्र में ही सबसे उच्चतम शिखर माउंट एवरेस्ट को सर किया है। ऐसे में हम निशा के साथ बातचीत कर उन्होंने इस सफर में क्या क्या दिक्कतें झेली और कैसे ये उपलब्धि हासिल की, ये जानने वाले हैं। निशा, BRG न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो हम आपसे यही जानना चाहते हैं निशा, कि कैसे और किस उम्र में आपको ये ख्याल आया था कि आपको माउंट एवरेस्ट सर करना है? मैं मास्टर्स MSc फर्स्ट ईयर में थी और MS यूनिवर्सिटी में जब वहाँ पे एक प्रोग्राम के दौरान एडवेंचर एक्टिविटीज़ लगाई गई थी, तो मैं एडवेंचर एक्टिविटीज़ कर रही थी। मुझे बहुत अच्छा लगा था। स्कूल टाइम पे मैंने कैंप्स किए थे और वो एक्टिविटीज़ की थी, तो वो दोबारा से एक मेमोरी जनरेट हुई माइंड में और मुझे हुआ कि मैं इस फील्ड में भी आगे कुछ कर सकती हूँ। तब से मैंने ट्रैकिंग और एडवेंचर के कैंप्स शुरू किए और मैं अपने कोच को उस टाइम मिली, उन्होंने मुझे आगे गाइडेंस देना शुरू किया। उस टाइम मेरी उम्र 22 साल थी। इसके लिए आपको कितने वक्त तक तैयारी करनी पड़ी और किस तरीके की तैयारी करनी पड़ी? मैं पिछले 7 साल से इसके लिए तैयारी कर रही हूँ और किस तरीके की तैयारी में बहुत सारी चीज़ें मैंने की हैं। माउंटेन्स क्लाइंब किए हैं, माउंटेन्स की ट्रेनिंग ली है और उसके लिए रनिंग की है, साइकिलिंग की है, बहुत तरह की ट्रेनिंग मैंने इसमें की है। माउंट एवरेस्ट सर करना जब आपने सोचा, तब आपने इस जर्नी की शुरुआत कैसे की, कब की और कितने वक्त में आपने माउंट एवरेस्ट सर कर लिया था? इस जर्नी की शुरुआत मैंने 2015 में सोचा था कि मुझे करना है। तब से मैंने उसके लिए मेहनत करनी शुरू की थी। 2019 में मैंने पहला मेरा कोर्स किया था, बेसिक माउंटेनियरिंग कोर्स जवाहर इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग से। उसके बाद मैंने एक पीक की थी, माउंट फ्रेंडशिप पीक। फिर 2021 में मैंने मेरा सेकंड कोर्स किया, एडवांस माउंटेनियरिंग कोर्स नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग से। फिर मैंने एक और कोर्स किया, रॉक क्लाइंबिंग का कोर्स आबू से, स्वामी विवेकानंद इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग से। उसके बाद मैंने कुछ पीक्स क्लाइंब किए, माउंट सतोपन पीक क्लाइंब किया, माउंट नून क्लाइंब किया और माउंट मनालसू क्लाइंब किया। फिर मैंने एक स्कीइंग का कोर्स किया, बेसिक स्कीइंग कोर्स। इसमें माउंट एवरेस्ट क्लाइंब करने से, उसकी जर्नी शुरू करने से पहले मैंने बेसिक स्कीइंग कोर्स किया अभिमास अटल बिहारी वाजपेयी इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग मनाली से। फिर मेरी जो जर्नी माउंट एवरेस्ट की स्टार्ट हुई थी, वो हुई थी 1 अप्रैल 2023 को। मैं अपने घर से निकली, 2 तारीख को मैं काठमांडू पहुंची। वहाँ पे मैंने जो भी मेरे इक्विपमेंट्स थे वो सब खरीदी शुरू की, उनका देखना शुरू किया, कौन सा अच्छा है, कौन सा बेस्ट क्वालिटी का है, कौन सा लाइट वेट है। क्योंकि जब हम ऊपर जाते हैं तो 1-1 ग्राम का वेट हमें बहुत भारी लगता है जैसे जैसे हाइट गेन करते हैं। तो इक्विपमेंट्स के मैंने पहले पूरी जांच की और सारे उसके बारे में स्टडी की कि कौन सा इक्विपमेंट कौन सी कंपनी का अच्छा है और उसका कितना वेट है। हर एक कंपनी के मैंने देखे, उसके बाद देखने के बाद खरीदे, जो मुझे अच्छे लगे वो मैंने खरीदे। 6 तारीख को सुबह 7 बजे हम लोग काठमांडू से बाय हेलीकॉप्टर लुकला गए। लुकला से हमारी जर्नी जो थी चलने की, वो शुरू हुई बेस कैंप की तरफ। लुकला से पाकडिंग से नामचे बाजार जाते वक्त जो पहला व्यू था माउंट एवरेस्ट का, वो देखा मैंने और कुछ देर तक मैं सिर्फ उसी को निहारती रही। माउंट एवरेस्ट का जो पहला व्यू था वहीं पे खड़े होके, क्योंकि वो लाइफ में पहली बार जो मेरा ड्रीम था वो देखा था मैंने और उसको अपनी आंखों के सामने देख रही थी। इसलिए कुछ समय के लिए मैं वहीं पे खड़ी रह गई थी और उसी को निहार रही थी। वो बहुत ही सुंदर लग रहा था मुझे। फिर नामचे बाजार से वहाँ पे एक जगह है द्यूचे, उसके बाद डिंगबोचे, लोबूचे और फाइनली हम लोग पहुँचे बेस कैंप। बेस कैंप 1-2 दिन रेस्ट करने के बाद हमारी जो ट्रेनिंग थी वो चालू हुई
आसपास की जो छोटे छोटे ट्रैक्स थे वो हमने करने शुरू किए। काला पत्थर, उसके बाद प्यूमोरी बेस कैंप, उसके बाद हमारी ट्रेनिंग चालू हुई कि अगर एक क्रिवास है, खाई है, उसको कैसे हम लोग क्रॉस करेंगे। अगर हमें एक वॉल पे चढ़ना है, आइस की वॉल पे चढ़ना है, तो कैसे हम लोग चढ़ेंगे, और आइस की वॉल पे से नीचे उतरना है तो कैसे हम लोग उतरेंगे, वो ट्रेनिंग थी। उसके बाद हमारा एक्लेमेटाइजेशन वॉक चालू हुआ। एक्लेमेटाइजेशन वॉक में हम लोग कैंप 1 गए। कैंप 1 में जो सबसे मेन, सबसे रिस्की पोर्शन जो माउंट एवरेस्ट क्लाइंब करने का है, वो बेस कैंप से कैंप 1 जाने का है। उसको डेथ जोन बोला जाता है। और खुम्बू आइसफॉल, उस एरिया का नाम है खुम्बू आइसफॉल। वो फुल ऑफ क्रेवासिस, क्रेवासिस यानी खाई जो बर्फ़ के बीच में होती है, उसको बोलते हैं। तो वो जो एरिया है पूरा, उसमें सिर्फ और सिर्फ क्रेवासिस है। हमें उन क्रेवासिस को क्रॉस करके काफ़ी सारी ऐसी वॉल्स आई थी, जैसे जो 60 मीटर्स की, 70 मीटर्स की, 90 डिग्री की वॉल है, 80 डिग्री की वॉल है, उस पर क्लाइंब करना है। और उस एरिया में हम लोग कहीं पे भी ऐसे एक जगह पे खड़े नहीं रह सकते ज़्यादा देर तक, क्योंकि भरोसा नहीं होता कब कोई आइस पीस टूट के नीचे गिर जाए और हम लोग क्रेवास में चले जाएं। इसलिए उसको जितना स्पीडी हो सकता है उतना स्पीडी क्रॉस करके और कैंप 1 पहुंचना होता है। बीच में रेस्ट का कोई चांस नहीं होता, जितना हो सकता है जल्दी चलो। कैंप 1 पहुंचे, उस दिन वहाँ रेस्ट किया। कैंप 2 पहुंचे नेक्स्ट डे। कैंप 2 पहुंचने के लिए बीच में इतना खतरनाक सीन हुआ कि वहीं पे सब लोग चौकन्ना रह गए। हमारे सामने एक शेरपा चल रहे थे, एक गाइड, वो क्रेवास में गिर गए थे एकदम से। चलते चलते हिडन क्रेवास था जो नहीं दिखा, और उसमें वो गिर गए थे। ढूंढते ढूंढते जा रहे थे। हम लोग वहीं के वहीं खड़े रह गए, और फिर कुछ शेरपास गए, उन्होंने उनको बाहर निकाला। और उसके बाद हम लोगों ने वो रास्ता छोड़ के दूसरे रास्ते से रास्ता ढूंढ के और हम लोग आगे कैंप 2 की तरफ बढ़े। कैंप 2 से कैंप 3 की जो जर्नी है, उसमें बहुत सारे ऐसे जो रास्ता है वो पूरा का पूरा आइस वॉल्स ही है। हार्ड आइस की जो वॉल होती है, ब्लू आइस, उसकी वॉल्स है, उनको क्लाइंब करके हमें कैंप 3 पे पहुंचना था। कैंप 3 के जो टेंट्स थे, जस्ट आप अगर बाहर निकलो तो आप नीचे गिर जाओगे ऐसे खाई। तो वो चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अगर हम लोग शाम को अपने टेंट से बाहर भी निकल रहे हैं, तो हमें उस चीज़ को ध्यान में रखना है कि हमने अपनी सेफ्टी जो है, अपने एंकर्स हैं, वो एक सेफ्टी रोप पे लगाया है, नहीं लगाया है, आगे कैसे बढ़ रहे हैं, उन सब चीज़ों का ध्यान रखते हुए हम लोग आगे पूरा कैंप 3 से कैंप 4 की तरफ बढ़े। कैंप 3 से कैंप 4 की तरफ बढ़ते वक्त एक सबसे बड़ी कठिनाई जो हम लोगों को आई थी, वो ये थी कि विंड की जो स्पीड थी वो बहुत ज़्यादा थी। 35 to 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से विंड चल रही थी, और उस विंड में हमें आगे का कुछ नहीं दिख रहा था, वाइट आउट था। और साथ में जो रास्ता बना हुआ था, आगे जो चल रहे थे क्लाइंबर्स, उनके पाँव से जो रास्ता बना था, वो रास्ता उस स्नो से कवर हो जा रहा था जो विंड के साथ आ रही थी। तो हमें रास्ता भी खुद बनाना था, और वाइट आउट में आगे का कुछ नहीं दिख रहा था कि आगे कौन चल रहा है, कितनी दूर है और कितना आगे हमें जाना है। फिर भी हम लोगों ने 10 से 12 घंटे में लगभग कैंप 4 पहुँचे। कैंप 4 पहुँचने के बाद हमारे पास कोई रेस्ट करने का कोई टाइम नहीं था। रेस्ट करने के अलावा हम लोग सिर्फ 2 घंटे का टाइम था जिसमें हमने पानी पिया, एनर्जी ली। एनर्जी लेने के बाद हम लोग शाम को 6 बजे समिट के लिए निकले, और निकलने के बाद जो पूरा रास्ता हमने कवर करते करते बीच में 2-3 जगह ऐसी आई थी जहाँ पे रॉक्स थे, पर हमने स्पाइकी जो शूज़ के नीचे स्पाइक्स पहनते हैं, क्रैम्पॉन्स, उन पे चलना ही था क्योंकि हम लोग वहाँ पे निकाल नहीं सकते थे। चलते चलते उसको क्रॉस किया। उसको क्रॉस करने के बाद एक मोमेंट ऐसा आया जब मेरे सामने डेड बॉडी है और मेरे को उसको क्रॉस करके जाना है। 2 मिनट के लिए मेरी पूरा शरीर जो था वो सुन्न पड़ गया था, पर 2 मिनट कुछ देर के बाद मेरे अंदर से आवाज़ आई कि निशा
तूने इतने सालों की मेहनत की है, तेरा सपना है, तुझे पूरा करना है, तुझे आगे बढ़ना होगा और अपने देश का झंडा टॉप पे लहराना होगा। तो मैंने उस डेड बॉडी को क्रॉस करके आगे बढ़ना शुरू किया, आगे बढ़ी और मेरे सामने ही उस टाइम टॉप ऑफ द वर्ल्ड माउंट एवरेस्ट की पीक दिखाई दे रही थी। और जैसे ही मैं टॉप पे पहुंची, मैं बहुत खुश थी कि मैंने अपना सपना पूरा कर लिया है। और जो भी लोगों ने मुझे विशेष दी थी, जिन भी लोगों ने मुझे सपोर्ट किया था, उन लोगों का भी सपना मैंने साकार किया है। मेरे कोच ने, जिन्होंने मुझे ट्रेनिंग दी, मिस्टर नीलेश बारोट, उनकी जो मेहनत थी वो सफल हुई। मेरे घर वालों ने, जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया था, वो सफल हुआ। MS यूनिवर्सिटी से जो मुझे सपोर्ट मिला था मयंक पटेल सर का, वो सफल हुआ। RR केबल्स ने, जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया था, उन सब की जो मेहनत थी, बाकी जितने भी लोगों ने मुझे सपोर्ट किया, कुमार शाह सर, विमल शाह सर, रघुवेंद्र सिंह झाला सर, मेरे जो रनिंग का ग्रुप है, और उसके अलावा जितने भी लोगों ने मुझे सपोर्ट किया, उन सब का मैं उस टाइम शुक्र अदा कर रही थी। टॉप पे पहुंच के मेरे दिमाग में कोई भी ख्याल नहीं आया। मैंने सबसे पहले भगवान का शुक्रिया अदा किया और अपने देश का झंडा निकाला और वहाँ पे लहराया, उसके साथ फ़ोटो खींचे। जो व्यू था उसको निहारती रही। ज़्यादा देर ऊपर नहीं रुक सकती थी क्योंकि हवा बहुत तेज़ चल रही थी, तो मैं ऊपर 10 मिनट के लिए रुकी। वहाँ पे फ़ोटोज़ जो खींचने थे वो खींचे, आजू बाजू का व्यू देखा। उसके बाद वाइट आउट होने लगा तो मैं नीचे आने लगी। नीचे आते वक्त एक पॉइंट है हिलरी स्टेप, वहाँ पे बहुत लंबी लाइन थी लोगों की जो ऊपर चढ़ रहे थे। तो उन लोगों को मैं नीचे आऊँ उससे पहले मैंने उन लोगों को प्रायोरिटी दी कि वो लोग ऊपर जाएं, क्योंकि मेरा ड्रीम पूरा हो चुका था। ऐसे ही बहुत लोगों के ड्रीम था कि माउंट एवरेस्ट पे वो लोग भी अपनी कंट्री का झंडा लहराएं, माउंट एवरेस्ट पे जाएं। तो मैं वहाँ पे 2.5 आवर्स तक मुझे वहाँ पे एक ही स्पॉट पे खड़े रह के वेट करना पड़ा कि मुझे नीचे जाने के लिए वे मिले। फिर मैं नीचे आई, कैंप 4 पे पहुँची। कैंप 4 से नेक्स्ट डे कैंप 2 गई। कैंप 2 पहुँची तो मुझे थोड़ा सा हाथों में पेन होना शुरू हुआ, क्योंकि जैसे जैसे नीचे आ रहे थे ऑल्टीट्यूड कम हो रहा था और वेदर जो चेंजेस हो रहे थे, टेम्परेचर जो था वो बढ़ रहा था। What was your exact feeling जब आपने माउंट एवरेस्ट सर्व कर लिया था? माउंट एवरेस्ट सर्व करने के बाद मैं बहुत खुश थी, बहुत ही एक्साइटेड थी। और मतलब मैं सबको बताना चाहती थी कि मैंने मेरा ड्रीम अचीव कर लिया है। मैं बहुत ज़्यादा खुश थी उस टाइम पे, और मेरे पास कोई सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन नहीं था, तो मैंने सिर्फ और सिर्फ वॉकी से ही नीचे मैसेज पहुंचाया था कि मेरी फैमिली में बता देना कि मैंने अपना ड्रीम पूरा कर लिया है। परिवार का सपोर्ट कैसा रहा आपके लिए इस जर्नी के दौरान? इस जर्नी के दौरान मेरे परिवार वालों का सपोर्ट बहुत अच्छा था। मेरी मदर 24 घंटे मेरे लिए रेडी रहती थी। मुझे कहीं पे भी जाना है, उनके सहायता की ज़रूरत है, तो वो हमेशा मेरे साथ खड़ी रहती थी। जब मैं रनिंग करती थी 12-12 घंटे, तो वो 12-12 घंटे पूरी रात मेरे साथ जगती थी और एक ही जगह पे खड़ी रहती थी कि मुझे किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी तो वो आगे तुरंत मुझे दे देंगी। आपके आगे के क्या प्लान्स हैं? आगे मुझे 7 समिट्स पूरे करने हैं। 7 समिट्स के बाद और भी जो 8000 मीटर्स की पीक्स हैं वो पूरी करनी है। यूथ को क्या मैसेज देना चाहती है आप PRG न्यूज़ के माध्यम से? यूथ को मैं यही मैसेज देना चाहती हूँ कि अगर आपने कोई सपना देखा है तो उसको साकार करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, और उस मेहनत से कभी भी पीछे मत हटना। अगर कोई आपको डिमोटिवेट करता है तो उसको पीछे छोड़ देना, लेकिन खुद आगे बढ़ते रहना, हमेशा मेहनत करते रहना। बिल्कुल, हम भी यही उम्मीद करते हैं नुशा कि आप आगे भी ऐसी ही उपलब्धियां हासिल कर पाए और आगे बढ़ती रहे। थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप भी बने रहे BRG न्यूज़ के साथ। ऐसे ही कुछ जाने अनजाने लोग लेकर हम लौटेंगे और उनकी उपलब्धियां भी आपसे साझा करेंगे। धन्यवाद।